नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 5 विषय सबके आसपास में प्रकरण नंबर 5 भोलों की अजायब दुनिया की चर्चा करूंगी। तो बच्चों, इसमें एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है जिसमें एक छोटा सा लड़का दिखाई दे रहा है जो क्या कर रहा है, मछली के साथ बातें कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन है? भोलू। अब उसकी अजायब दुनिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मित्रों, यह भोलू है, जैसा कि आपको मैंने चित्र में बताया। भोलू आज तालाब की ओर घूमने निकला है। वह कहाँ गया है? तो तालाब के किनारे, जो आप चित्र में देख सकते हैं। आइए हम भी भोलू के साथ घूमें और नई नई बातें जानें। तो बच्चों, हम भी चलो भोलू के साथ घूमते हैं और नई नई बातें जानते हैं। तो भोलू, अरे वाह, कैसी सुंदर मछली है। ओ पिंटू मछली, तुम मेरे पास खेलने के लिए आओ ना। तो बच्चों, भोलू जब तालाब के किनारे जाता है तो उसे क्या दिखता है वहाँ पे? तो एक मछली दिखती है। वो मछली कैसी है? बहुत ही सुंदर है। तो भोलू, उस मछली का क्या नाम रखा है भोलू ने? तो मिंटू मछली। तो बोलती है मिंटू मछली जो है, उससे भोलू क्या बोलता है कि तुम मेरे पास खेलने आओ ना। मछली, ना ना, मैं वहाँ नहीं आऊँगी, तुम यहाँ मेरे पास पानी के अंदर खेलने आओ। तो मछली, जो मिंटू मछली है, वो क्या जवाब देती है भोलू को कि नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मेरे पास तुम जो है यहाँ खेलने आओ। कहाँ पर? तो पानी के अंदर। और फिर भोलू उसका क्या जवाब देता है? मैं तो पानी में अंदर नहीं आ सकता। मछली, मैं पानी के बाहर नहीं आ सकती। तो भोलू बोला, क्यों? मछली, मैं ज़मीन पर सांस नहीं ले सकती। भोलू, मैं पानी में सांस नहीं ले सकता। मछली, भोलू, प्रत्येक की रहने की निश्चित जगह होती है। तो बच्चों, क्या समझा आपने? तो इसमें जो भोलू है वो तालाब के किनारे जाता है घूमने के लिए। वहाँ उसे एक मिंटू मछली मिलती है जिससे वो बातें करता है। कहता है, मिंटू मछली, आप मेरे साथ घूमने आओ या खेलने आओ। तब मछली क्या बोलती है? नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। भोलू, आप ही जो है पानी में आओ। तो पानी में आओ। तो भोलू क्या कहता है? मना कर देता है पानी में आने के लिए। क्यों? क्योंकि भोलू जो है वो पानी में सांस नहीं ले सकता और मिंटू मछली जो है वो ज़मीन पर सांस नहीं ले सकती। इस तरह जो है प्रत्येक जो प्राणी है उसके रहने की जगह जो है वो निश्चित रहती है। जैसे कि अब इधर आपको भरना है पानी में रहे। तो पानी में कौन कौन रहता है बच्चों? तो कोष्टक में आप लिख सकते हो मछली, ऑक्टोपस और फिर सीप और कौन, जहाज। ये सब जो है वस्तुएं और कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं उनके बारे में इसमें लिखना है। उसके बाद भोलू जो है वो थोड़ा आगे जाता है तालाब के। तो भोलू, अरे चीची गिलहरी, कैसी हो? आनंद में। तुम मेरे साथ खेलने आओगी? गिलहरी, हाँ अवश्य आऊँगी। भोलू, क्या तुम पेड़ पर से नीचे उतरकर ज़मीन पर रह सकती हो? गिलहरी, हाँ क्यों नहीं, मैं ज़मीन पर रह सकती हूँ, पेड़ पर मैं घोंसला बनाती हूँ। भोलू, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। देखो, मिंटू मछली कहती है कि वह तो केवल पानी में ही रह सकती है। गिलहरी, मछली की बात सही है, उसका घर पानी में है इसलिए वह पानी में रहती है। भोलू, तो क्या तुम पानी में नहीं रह सकती? गिलहरी, ना भोलू, मैं पानी में नहीं रह सकती, हम ज़मीन पर रहते हैं, हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, जिससे हम पानी में नहीं रह सकते। भोलू फिर थोड़ा आगे जाता है तो उसे कौन मिलती है? चीची गिलहरी। और चीची गिलहरी से भोलू क्या बोलता है कि चीची गिलहरी, आप मेरे साथ खेलने आओगी? तो गिलहरी क्या बोलती है? हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेलने आऊँगी। और फिर वो पेड़ पर से नीचे आती है। फिर भोलू कहता है कि जो मिंटू मछली है वो कहती है कि मैं सिर्फ पानी में ही रह सकती हूँ, मैं ज़मीन पर नहीं रह सकती, लेकिन तुम तो ज़मीन पर रहती हो। तब चीची गिलहरी क्या कहती है कि जो मिंटू मछली है वो सही कह रही है, उसका घर जो है वो पानी में है, वो ज़मीन पर नहीं रह सकती, और हम लोग जो हैं वो पानी में नहीं रह सकते। चीची गिलहरी,
जैसे अन्य कौन से प्राणी है उनके नाम लिखो। तो आपको इधर लिखना है, जैसे कि एक दिया गया है गिलहरी, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, गिरगिटान, उसके बाद क्या लिख सकते हो, जौन से प्राणी ज़मीन पर रहते हैं, सांप, अजगर, ये सब करके आपको ये ब्रैकेट भरना है। उसके बाद भोलू जो है थोड़ा आगे जाता है। भोलू आगे की ओर चला, वहाँ रास्ते में उसे डगमग कछुआ मिला। भोलू, अरे डगमग कहाँ जाते हो? कछुआ, भोलू यहाँ बहुत गर्मी है, मैं तालाब में जाकर पानी में आराम करूँगा, मुझे गर्मी से छुटकारा मिलेगा। भोलू, तुम तो ज़मीन पर चलते हो तो फिर पानी में कैसे रह सकते हो? कछुआ, क्यों नहीं, पानी में मैं नहीं रह सकता। भोलू, वह चींची कहती है कि हम ज़मीन पर रहने वाले पानी में नहीं रह सकते। कछुआ, चींची की बात सही है, फिर भी ज़मीन पर रहने वाले प्राणियों में मुझ जैसे भी होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों जगहों पर रहते हैं। भोलू, अरे यह तो अत्यंत आश्चर्यजनक बात हुई। आसपास भी कछुआ जैसे अनेक प्राणी हैं जो ज़मीन पानी दोनों जगह रह सकते हैं, उनके नाम लिखो। तो बच्चों, ऐसे प्राणी जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं, ऐसे प्राणी को नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ दिया गया है, कछुआ हुआ, मेढक हुआ, पानी वाला सांप हुआ, ये सब आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि ये प्राणी ऐसे हैं जो ज़मीन और जल दोनों में रह सकते हैं। उसके बाद जो है भोलू थोड़ा आगे चल जाता है, वहाँ रास्ते में उसे किट्टू कबूतर मिला। कबूतर, भोलू कैसे हो, मज़े में कहाँ चले? भोलू, क्या कहूँ किट्टू, मैं तो अत्यंत असमंजस में हूँ। कबूतर, तुम कैसा असमंजस? भोलू, देखो वह मछली कहती है कि वह तो पानी में ही रहती है, गिलहरी कहती है वह ज़मीन पर ही रहती है, पानी में नहीं। डगमग कछुआ तो पानी और ज़मीन दोनों जगहों पर रहता है। कबूतर, भोलू इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई ज़मीन पर चलता है, कोई आकाश में उड़ता है, तो कोई चलना और तैरना दोनों काम कर सकता है। भोलू, तुम कहाँ रहते हो, तुम तो चलते हो कि तैरते हो? कबूतर, देखो भाई, ऐसे तो मैं कुआं, मकान या दीवार की गुहा में घोंसला बनाकर रहता हूँ, मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूँ, केवल दाना चुगने के लिए ही ज़मीन पर आता हूँ। हमारे आसपास रहने वाले आकाश में उड़ने वाले कौन कौन से पक्षी हैं, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि कबूतर हुआ, फिर मोर हुआ, फिर चिड़िया हुई, गौरैया हुई, ये सबका आपको इधर नाम लिखना है। उसके बाद भोलू जो है वो और आगे जाता है, जहाँ उसे कौन मिलता है, तो हाथी। भोलू, ए भोलू कहाँ जाते हो? भोलू, हाथी दादा, अच्छा कुछ अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं तो अत्यंत दुविधा में हूँ। हाथी, क्यों, क्या हुआ? भोलू, दादा यह मछली केवल पानी में रहती है, यह गिलहरी ज़मीन पर रहती है, वह कछुआ ज़मीन और पानी दोनों में रहता है, वह कछुआ, यह कैसा असमंजस है? हाथी, इससे क्या असमंजस है, प्रत्येक का अपने अनुकूल निवास होता है। भोलू, अच्छा ऐसा है? हाथी, हाँ, जो ज़मीन पर रहता है उसे भूचर, जो पानी में रहता है उसे जलचर, जो आकाश में उड़ता है उसे नभचर, और जो ज़मीन पानी दोनों में रह सके उसे उभयजीवी के रूप में जानते हैं। तो भोलू बोलता है, हाँ ऐसा। अब इधर आपको ये कोष्टक भरना है। जैसे कि जो प्राणी जगत है बच्चों, उसको 4 भागों में बांटा गया है, भूचर, जलचर, नभचर और उभयजीवी। तो भूचर का अर्थ ऐसा होता है बच्चों कि भूचर पर जो प्राणी सिर्फ ज़मीन पर रहते हों, उन प्राणियों को भूचर कहेंगे, जैसे कि कुत्ता, गाय, बकरी, भैंस इत्यादि। और जलचर में बच्चों जो प्राणी जल के अंदर रहते हों उसे जलचर प्राणी कहते हैं, जैसे कि मछली हुआ, ऑक्टोपस हुई, ठीक है, इस तरह का। नभचर जो आकाश में, जैसे कबूतर, चिड़िया इत्यादि। उभयजीवी जो जमीन और जल जो दोनों पर रहते हों, जैसे कि मगर, केचुआ इत्यादि। अब आपको इधर एक एक्सरसाइज करना है, ये रंग भरना है। इसमें क्या है देखो, भूचर में लाल रंग, जलचर में
ब्लू रंग, नभचर में हरा रंग और उभयजीवी में पीला रंग। तो आपको ये प्राणियों के चित्र दिए गए हैं। चित्र के अनुसार जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये कुत्ता दिया गया है, तो कुत्ता कैसा प्राणी है, तो बूचर। तो उसके नीचे जो कोष्टक दिया है उसमें लाल रंग, ठीक है। इस तरह इसमें भरना है, रंग भरना है। उसके बाद बोलू, हाथी दादा अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया। हाथी, बेटा भोलू, प्राणियों एवं वनस्पतियों में बहुत सी बातों में विविधता देखने को मिलती है। भोलू, हाँ दादा, बाह्य रूप से निवास सभी में कितनी विभिन्नता है। हाथी, केवल बाह्य रूप से और निवास की दृष्टि से ही नहीं, उपयोग की दृष्टि से भी उनके अंदर विविधता दिखाई देती है। जैसे कि इधर चर्चा है दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तु के नाम, तो रोटी, फल, लकड़ी, मेज, ये सब जो है ये वस्तु कहाँ से आई है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि रोटी है तो वो कहाँ से आई हुई है, तो बच्चों वनस्पति में से आती है, तो उसमें आपको टिक करना है। फल जो है वो कहाँ से आता है, तो वनस्पति में से। लकड़ी का मेज तो वनस्पति में से। ऊन जो है वो कहाँ से आता है, तो वो प्राणी में से आता है। इस तरह आपको ये कोष्टक में वस्तुएं लिखकर उसको भरना है। उसके बाद है वृक्ष की उपयोगिता। तो वृक्ष की उपयोगिता अगर हम पढ़ते हैं बच्चों, तो वृक्ष हमारे क्या है, सच्चे मित्र हैं, क्योंकि वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलता है, वृक्ष हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वृक्ष जो है वो वर्षा लाने में सहायक होते हैं, वृक्ष की लकड़ियों से हम रसोई बनाते हैं एवं फर्नीचर बनाते हैं। इस तरह अनेक उपयोग जो है वृक्ष के हैं। फिर प्राणी की उपयोगिता, जिस तरह वृक्ष की उपयोगिता है उसी तरह प्राणी की भी उपयोगिता है। जैसे कि प्राणी, तो प्राणियों में अगर चील को देखा जाए तो चील क्या करता है, तो हमारा जो पर्यावरण है उसको शुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आहार होता है मांस मछली खाना, वो इधर उधर जो ज़मीन पर पड़े रहते हैं मांस मछली के टुकड़े, वो खाकर पर्यावरण को जो है वो संतुलित बनाता है। उसके अलावा प्राणियों का उपयोग हम पालतू प्राणियों के रूप में भी करते हैं। जैसे गाय हमें दूध देती है, भैंस हमें दूध देती है। इस तरह दो मित्र थे, उन्होंने विद्यालय में नीम का पौधा लगाना निश्चय किया। पौधों की रोपाई की। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बकरी इस पौधे को खाने जा रही थी। दोनों मित्रों ने तत्काल इस पौधे के चारों ओर घेरा बना दिया। इसे पौधा की रक्षा ऐसा कहा जाएगा। पौधे को तैयार करने के लिए खाद, पानी और गुड़ाई करना पौधे का संवर्धन करना कहा जाता है। तो बच्चों, इसमें दो मित्र की कहानी दी गई है जो विद्यालय में नीम का पौधा लगाते हैं, और वो पौधा लगाते हैं, कुछ दिन के बाद देखते हैं तो एक बकरी आकर वो पौधा खाने लगती है। तभी वो लोग क्या करते हैं, उसे भगा कर वहाँ पर पौधे के चारों ओर क्या करते हैं, घेरा बना देते हैं, जिससे पौधे की रक्षा हो सके। और फिर उसमें खाद पानी इत्यादि डालते हैं, जिससे पौधे का संवर्धन या विकास हो सके। हाथी, भोलू, अब मैं समझ में आ गया होगा कि संरक्षण और संवर्धन किसे कहते हैं। संरक्षण अर्थात बच्चों किसी की रक्षा करना। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि पेड़ है, तो पेड़ के और चारों ओर घेरा बनाना, वो क्या हुआ, वो संरक्षण हुआ। और संवर्धन का अर्थ क्या हुआ, उस घेरे के अंदर उस वृक्ष को पानी, खाद, गुड़ाई इत्यादि करना, वो संवर्धन होता है, एक तरह का विकास। बोलो, हाँ हाथी दादा अब ठीक तरह से समझ में आ गया। हाथी, तो अब कहो हमारे संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या करोगे। बोलू, बोलिए दादा क्या करना चाहिए। हाथी, अपने मित्रों के साथ चर्चा करके स्वयं ही नोट करना। बोलू, हाँ आइएगा हाथी दादा। तो आप क्या करोगे, इधर आपको लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमें प्राणियों को मारना नहीं चाहिए, प्राणियों के लिए हमें अभयारण्य बनाना चाहिए, प्राणियों का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, प्राणियों का हमें शिकार नहीं करना चाहिए। इस तरह हम उसका क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। अब उसके बाद आपने विद्यालय में कौन कौन से पौधे लगाए हैं, ये बच्चों ये क्वेश्चन आपको स्वयं लिखना है। इन पौधों को लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा,
वो भी आपको लिखना है। चिड़ियाघर में कौन कौन से प्राणी होते हैं, तो चिड़ियाघर में तरह तरह के पक्षी और फिर प्राणी जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, हिरण, हाथी इत्यादि प्राणी होते हैं। चर्चा अभ्यारण्य, चिड़ियाघर और पौध संवर्धन केंद्र, ये 3 की चर्चा करनी है। तो बच्चों अभ्यारण्य जो है, अभ्यारण्य किससे कहते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य जो है वो दिन ब दिन जो है वो प्राणियों का शिकार कर रहा है, जिससे प्राणी जाति जो है वो धीरे धीरे लुप्त होती दिखाई दे रही है। तो इन प्राणियों की रक्षा के लिए जंगलों में जो है वो अभ्यारण्य बनाया जा सकता है, और ये जंगलों में जो है वो अभ्यारण्य बनाया जाता है, जिससे प्राणियों की रक्षा हो सके। चिड़ियाघर, तो बच्चों चिड़ियाघर जैसा कि आप लोग जानते हैं, चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं जिन्हें वहाँ देख रेख करके रखा जाता है। पौध संवर्धन केंद्र, तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि पौधे का संवर्धन यानी पौधे का विकास करने के लिए एक प्रकार का जो है एक जगह निश्चित होती है जिसके अंदर पौधों का संवर्धन किया जाता है, जहाँ छोटे छोटे तरह तरह के पौधे होते हैं। उन पौधों को नियमित रूप से पानी, खाद, रोपाई इत्यादि उसकी की जाती है, ऐसा स्थान। अब आपको इधर क्रियाकलाप करना है। तो मित्रों अपने शिक्षक की सहायता से पपेट कठपुतली तैयार करके पपेट शो कीजिए, यह आपको करना नहीं है। अब यहाँ आप अपने मनपसंद वनस्पति के पत्ते की छपाई कीजिए। तो बच्चों आपके आसपास जो वृक्ष दिखे, जो उसके पत्ते लाकर यहाँ आपको चिपकाना है, और यहाँ आपको ये पाठ पूरा होता है। तो आपको जो है वो घर काम में कितना करना है, तो घर काम में जो आपके विद्यालय में कौन कौन से पौधे लगाए गए हैं, ये इन पौधों को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्रश्न। चिड़ियाघर में कौन कौन से प्राणी होते हैं, मतलब कि ये सोचकर कहिए और चर्चा, और फिर यहाँ अपने मनपसंद वनस्पति के पत्ते की छपाई कीजिए। ये चीज़ आपको नोटबुक में नोट करनी है, और यहाँ पर आपका पाठ पूरा होता है।